हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 114 का यूनिट 7, जहाँ पे हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। ठीक है जी। तो अब तक हमने काफी थिंकर के बारे में जान लिया है, तो आज हमारा एक नया थिंकर स्टार्ट होने वाला है। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, देन इनकी स्टडी के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और इनकी लाइफ हो गई और इनकी राइटिंग्स, इनके आइडिया। देन उसके बाद इनका नेशनलिज्म को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉस्मोपॉलिटिनिज्म को लेकर इनका क्या व्यू है। तो ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। ठीक है। तो एक बार रिकैप कर सकते हो कि आपने अभी तक कौन कौन से थिंकर को पढ़ लिया है। अभी तक हमें राजा राम मोहन रॉय और पंडिता रामाबाई, नहीं पंडिता रामाबाई, हाँ, और राजा राम मोहन रॉय हो गए, पंडिता रामाबाई हो गई, और विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, और आज हमारे कौन होने वाले हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे कि इनकी जिंदगी भाई कैसी रही है, इनके इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है जो हम अपनी बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, इनकी थॉट्स और थिंकिंग क्या है। देन उसके बाद टैगोर का क्या विजन है, किसको लेकर? नेशनलिज्म को लेकर। भाई अब इन विजन को देखने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म होता क्या है। देन उसके बाद टैगोर का कॉस्मोपॉलिटिनिज्म क्या होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट थिंकर माने जाते हैं। ठीक है, माने नहीं है वो इंडिया के ग्रेटेस्ट थिंकर, नहीं सॉरी, राइटर, सॉरी यार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? इंडिया के ग्रेटेस्ट राइटर है, जो कि ग्लोबली उनको रिस्पेक्ट किया जाता है उनकी लिटरेरी के अंदर। ये कोई पोइट ही नहीं है, ये थिंकर भी है। तो अभी मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट थिंकर है, तो भाई ये थिंकर भी है। ये पोइट ही नहीं, ये थिंकर भी है, राइटर भी है। और इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है किसके अंदर? नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म के अंदर। ठीक है। अब इनके व्यू को समझने से पहले हमको इनकी लाइफ के बारे में और इनके काम के बारे में समझना पड़ेगा। देन हम पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म को लेकर इनका क्या कहना है। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ। तो अभी तक आपका ध्यान जहां भी था ठीक है, लेकिन अब अपना ध्यान यहाँ पे रख लो और ध्यान से सुनने का है मुझे। ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं, तुमको कोई अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है, बस मेरे को सुनने का तुम्हारा काम है। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो मई 9 1861 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? मई 9 1861। कहाँ पे? कलकत्ता। ठीक है, जो आज के टाइम पे कोलकाता है। तो कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कलकत्ता तो आपको पता ही होगा, बंगाल के अंदर। बंगाल कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। ठीक है। और इंडिया कहाँ पे है? पृथ्वी पे है। ठीक है, एशिया के अंदर है। अब एशिया भी नहीं पता तो फिर बस क्या ही बोलूं आप लोगों को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता, कोलकाता, जो कि आज का करंट हम कोलकाता बोलते हैं। कहाँ पे? एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली के अंदर। इनके पिताश्री का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। जो कि लीडर थे किसके? ब्रह्मो समाज। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ब्रह्मो समाज के बारे में पता होगा। ब्रह्मो समाज एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, जो कि स्टार्ट किया गया किसके थ्रू? राजा राम मोहन रॉय के थ्रू। ठीक है। हिज फादर, जो इसके ग्रैंडफादर थे, मतलब जो दादाजी थे, उनका नाम था द्वाकर नाथ टैगोर। ठीक है। तो इनके पिताश्री का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर एंड इनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके दादा का नाम दवाकर नाथ टैगोर, और ये भी सोशल रिफॉर्मर रहे थे। तो टैगोर ने जो अपनी एजुकेशन है वो घर से ही करी है। इन्होंने 8 साल की उम्र में ही पोइट्री वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था, राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ से वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं और खुद अपने आइडियाज को, अपनी लर्निंग खुद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 1883 के अंदर इनकी शादी हो जाती है किसके साथ? मृणलिनी देवी राय चौधरी के साथ। ठीक है। और इनके 5 बच्चे होते हैं। 1901 के अंदर ये शांति केतन स्टार्ट करते हैं। शांति केतन क्या था? एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल था, जो कि उपनिषद आइडियाज के ऊपर बेस्ड था। बाद में ये विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी बन जाती है, जो कि प्रमोट करती है किसको? ग्लोबल लर्निंग को। ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस स्कूल को डेवलप करने में लगाई है। 1931 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिलता है किसके अंदर? लिटरेचर के अंदर। इनके पोएट्री को देखते हुए, कौन सी? गीतांजलि वाली। ठीक है। और ये पहले नॉन यूरोपियन नोबल लिटरेचर थे। ठीक है, जिनको प्राइज मिले।
लेकिन 7 अगस्त 1941 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरी इनकी कहानी रही इनकी लाइफ की कि रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ, इनका पिताश्री का क्या नाम था, इनका दादाश्री का क्या नाम था। देन उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन कैसे की, फिर इनकी शादी किससे हुई, कितने बच्चे हुए, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली, कौन सा स्कूल खोला और कहाँ पे इनको मतलब कौन सा इनको नोबेल प्राइज मिला है, किसके अंदर। अब इनके काम की बात करते हैं, तो ये तो हुई इनकी जिंदगी, लेकिन इनका काम की बात करते हैं। तो टैगोर ना सिर्फ एक चीज के ऊपर ही नहीं लिखते हैं, ये पोएम भी लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे, छोटी छोटी स्टोरी भी लिखते थे, प्ले भी लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे। और ओरिजिनली जो इनकी राइटिंग होती थी वो बंगाली लैंग्वेज के अंदर होती थी, लेकिन बाद में इनकी राइटिंग्स को किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया गया। गीतांजलि जो कि एक काफी फेमस इनका राइटिंग था, जो कि वीबी येट के थ्रू, जो कि एक फेमस आयरिश पोइट थे, जब उन्होंने उनकी तारीफ करी उसके बाद काफी ज्यादा फेमस हुई। टैगोर ने इंडियन नेशनल एंथम लिखा है, आपको पता होगा, जनगणमन। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, अमर सोनर, अमर सोनर बंगला, वो भी किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। इनके सॉन्ग रविंद्र हिज सॉन्ग नाउ इज रविंद्र संगीत, एसेंशियल पार्ट ऑफ बंगाली कल्चर। जो इनके सॉन्ग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बंगाली कल्चर के अंदर। अगर आपने इनका एक सॉन्ग सुना हो, एकला चलो रे, बहुत अच्छा सॉन्ग है, बंगाली लैंग्वेज के अंदर। आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बंगाल के से नहीं हो, बट थोड़ा थोड़ा समझ पाएगा, एक बार ट्राई करना, काफी अच्छा है। एकला चलो रे मतलब एकला चलो, ठीक है, एक इकला चलो, तुमको दुनिया का वेट नहीं करना है कि वो आएगा मेरा मदद करेगा। पढ़ो तुम, सुनो, फिर पता चलेगा। ही वॉज अ डीपली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, इनको काफी ज्यादा विश्व भर में रिस्पेक्ट किया जाता है। और रामचंद्र गुहा, जो कि क्या बोलते हैं कि देखो ये क्या है, फोर फाउंडर जो कि माने जाते हैं किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के, उनमें से एक है कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रामचंद्र गुहा क्या बोलते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर फोर फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया में से एक है। फोर कौन कौन से, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनमें से एक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी है। तो कितना हो गया, चार हो गया। फेमस म्यूजिशियन रविशंकर बिलीव करते हैं कि टैगोर अगर वेस्ट कंट्री के अंदर बोर्न हुए होते तो वो भी शेक्सपियर की तरह क्या होते, फेमस हो जाते वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन वो इंडिया के अंदर बोर्न हो गए तो वो इतना फेमस नहीं हो पाए। इस थॉट, अगर इनकी थिंकिंग की बात करें तो ये एक पोइट ही नहीं थे, ये थिंकर भी थे और फिलोसफर भी थे। तो ये फ्रीडम की बात करते थे कि लोगों के पास सोचने का फ्रीडम होना चाहिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम होना चाहिए। अगर तुम किसी के प्रेशर में हो, बोल नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, तो वही होगा कि लोगों के पास ये फ्रीडम, बेसिक फ्रीडम तो होनी चाहिए। एजुकेशन, ये बोलते हैं एजुकेशन ना एक ऐसी की है प्रोग्रेस की, मतलब एक ऐसी चाबी है जिससे तुम प्रोग्रेस कर सकते हो अपने आप को। इसलिए इन्होंने विश्वास भारती यूनिवर्सिटी में क्या करा, लर्निंग को प्रमोट करा। सोशल इशू, बोलते हैं सोसाइटी के अंदर जैसे वुमेन राइट हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, वीडो रीमैरिज हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, इन सब के ऊपर इन्होंने लिखा है। वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, पूरे विश्व के अंदर शांति की बात करते हैं। ये बिलीव करते हैं हार्मनी के ऊपर कि हर एक अलग अलग मतलब सॉरी अलग अलग कल्चर के अंदर शांति होनी चाहिए। ये वॉर और वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, ध्यान है ना, इधर इधर ध्यान रखने का है, किधर है रे तुम्हारा ध्यान। इनकी बुक द रिलीजन ऑफ मैन, जो कि कहाँ पे कब लिखी थी, 1931 के अंदर। ये बेस्ड थी कौन से लेक्चर, ऑक्सफोर्ड लेक्चर के अंदर। यहाँ पे पूरा एक एक्सप्रेस करता है कि हमको पूरे वर्ल्ड को अगर अच्छे से देखना है तो उसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट पर हमको ध्यान देना होगा। इनके महात्मा गांधी के साथ कैसे रिलेशन थे, तो टैगोर और महात्मा गांधी काफी अच्छे मित्र थे। और ऐसा नहीं है कि एकदम उनका ओपिनियन, उनकी थिंकिंग बिल्कुल सेम थी इसलिए वो दोस्त थे, नहीं, इनकी थिंकिंग थोड़ा अलग हम बोल सकते हैं, काफी इश्यूज पे अलग अलग कहना था दोनों का। लेकिन टैगोर ही पहले एक ऐसे इंसान थे जो गांधी जी को क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। महात्मा क्या होता है, ग्रेट सोल। और गांधी जी भी टैगोर को गुरुदेव बोलते थे। ठीक है, गुरुदेव। 1951 के अंदर 1915 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो नाइटहुड का टैगोर को क्या देती है, टाइटल देती है। ठीक है। और लेकिन 1990 के अंदर जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है तो उसके बाद ये टाइटल क्या करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते हैं कि लो भाई अपना टाइटल अपने पास रखो, ऐसे लोगों का टाइटल हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अब टैगोर का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, किसको, सॉरी, टैगोर का व्यू देखते हैं नेशनलिज्म के ऊपर कि नेशनलिज्म को लेकर इनका क्या कहना है। तो
जो टैगोर जी है वो एक पोइट ही नहीं, एक डीप थिंकर भी है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टैगोर का इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनलिज्म के ऊपर देखते हैं। तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म मतलब फीलिंग ऑफ यूनिटी, जहां पे हमारे अंदर एकता की फीलिंग होती है। मतलब हम सभी लोगों का एक नेशन का पार्ट समझते हैं। हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, एक नेशन का पार्ट है। ठीक है। वेस्टर्न थिंकर जैसे बिनड्रिक एंडरसन और गैलिनर ये डिस्क्राइब करते हैं कि जब लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बॉन्ड होता है, किसके बीच में? लोगों के बीच में। वो कुछ ना कुछ कॉमन राइट और ड्यूटी शेयर करते हैं। ठीक है। जहां पे हम कुछ कॉमन राइट्स, मतलब ये मेरा अधिकार है, ये तुम्हारा भी अधिकार है, सोसाइटी में सबका अधिकार होगा, ये ड्यूटी मेरी है तो ये सबकी ड्यूटी होगी। ठीक है। मेरे पास भी ये अधिकार है, आपके पास भी है, मैं भी ये ड्यूटी परफॉर्म करूंगा, आप भी ये ड्यूटी परफॉर्म करा। जब लोगों के अंदर ये थिंकिंग होती है, ये बॉन्ड होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? नेशनलिज्म। हाउएवर जो आइडिया ये किसके ऊपर बेस्ड है? यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। नेशनलिज्म इंडिया के अंदर एमर्ज हुआ था एज अ किसकी तरह? फाइट ऑफ कॉलोनियल रूल। हमारे अंदर जब नेशनलिज्म वो उभरा था, तो वो किस वजह से उभरा था? जहां हम कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट गए थे। ठीक है। टैगोर डिसल्यूशमेंट ऑफ नेशनलिज्म। पहली बार टैगोर सपोर्ट करे, काफी ज्यादा सपोर्ट करा उन्होंने किसको? इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को। बोले बढ़िया है, एकदम बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन बाद में इन्होंने काफी अच्छी मतलब भारतीय प्रेम के लिए उन्होंने सॉन्ग लिखे और काफी स्पीचेस दी। लेकिन बाद में इन्होंने वायलेंस होता हुआ देखा कि हाँ फ्रीडम मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इन मूवमेंट के अंदर क्या दिख रहा है? कुछ क्रिपिंग चीज दिख रही है, वायलेंस दिख रहा है। लोग आपस में अटैक कर रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बाहर के जो चीजें हैं उनको जला रहे हैं। उन्होंने इस चीज से अपने कदम पीछे कर लिए। फिर वो देख रहे हैं कि जो यंग है वो रिवोल्यूशनर कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं, और बाद में बॉस जो कि क्या करते हैं, कुदरी राम बॉस जो कि एक इनोसेंट ब्रिटिश सिविलियन को बम से मार देते हैं। तो उसके बाद ये क्या कर लेते हैं? अपने कदम पीछे कर लेते हैं नेशनलिज्म की तरफ। बोलते हैं कि बाद में सपोर्ट किया था लेकिन अब नहीं। टैगोर बोलते हैं कि नेशनलिज्म अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए कि तुम्हारे के नेशनलिज्म से ऊपर तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तो बोलते हैं वो शेल्फिश बन जाता है, वो अच्छा नहीं रहता सोसाइटी के लिए। वो सिर्फ पावर के ऊपर फोकस करते हैं, वेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। और नेशनलिज्म अगर तुम्हारा इस हद तक पहुंच जाएगा तो वो तुम्हारे डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी को भी क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है। क्रिटिसिज्म ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म, ये क्या करते हैं? जो वेस्ट का नेशनलिज्म है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। टैगोर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं किसके? वेस्ट के नेशनलिज्म को। बोलते हैं कि देखो इनका जो नेशनलिज्म है ना बहुत ही एग्रेसिव है, और एक्सट्रीम चीजों को, एग्रेसिव चीजों को सपोर्ट नहीं करते हैं। पावर के पीछे भूखा है, उनको बस पावर चाहिए। वो बोले कि हमको इन्फ्लुएंस ही सो हाउ इट इन्फ्लुएंस ऑफ जापान, मतलब जापान कैसे वो इन्फ्लुएंस हुआ और उसके बाद वो इंस्पायर हुए। लेकिन बाद में इम्पेरियलिस्ट नेशन बन गया क्या? जापान। वो वार्न करते हैं इंडिया को कि इंडिया को किसी भी ब्लाइंडली, बिल्कुल आंख बंद करके वेस्टर्न नेशनलिज्म को फॉलो नहीं करना है। वरना जो प्रॉब्लम वेस्ट कंट्री के अंदर हो रहा है या फिर जापान के अंदर हो रहा है, वो हमको किसके अंदर भी दिखेगा? इंडिया के अंदर। ये बिलीव करते हैं कि इंडिया के अपना खुद का एक वे ऑफ लाइफ है जो कि पीस के ऊपर बेस्ड है, टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड है, कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है। और हमको ये वेस्टर्न आइडिया के नेशन स्टेट पे कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। उनके आइडिया अलग है, हमारे आइडिया अलग है। ठीक है। वॉज टैगोर अगेंस्ट नेशनलिज्म? अगर टैगोर वेस्टर्न नेशनलिज्म को क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो नेशनलिज्म के अगेंस्ट है टैगोर। हम ये बोल सकते हैं कि वो कंप्लीटली बिल्कुल ही विरोध करते हैं नेशनलिज्म का? नो, ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो नेशनलिज्म के इंटायरली उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो एक्नॉलेज करते हैं, काफी अच्छी अच्छी क्वालिटीज को वो देखते हैं, बोलते हैं कि कल्चर को प्रमोट करना, स्पिरिचुअल यूनिटी होना, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ, ये प्रमोट करता हूँ। लेकिन जब एक्सट्रीम लेवल पे चीजें चली जाए, वायलेंस आ जाए आपके नेशनलिज्म के अंदर, तो बोलते हैं वो काफी बेकार होता है। इसको ये क्या बोलते हैं? द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बॉन्डेज, कि तुम अब एक ऐसी फॉर्म में आ चुके हो जहां पे तुम बन चुके हो। ठीक है। लोग अब अंधा विश्वास करने लगे हैं जो कि आपकी ह्यूमैनिटी, इंसानियत को भी आपसे छीन लेता है। ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग टैगोर। अब लोग क्या कर रहे थे? अब टैगोर जब थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल को, एग्रेसिव को, तो काफी लोगों ने गलत सोच लिया किसको? टैगोर को। बोलने लगे कि ये तो देश प्रेमी नहीं है, देशभक्ति इनके अंदर नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये सब कहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये सही नहीं है, इसको हम सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि वो भारत से बहुत प्रेम करते थे। उनका एकदम जो बिलीफ था वो ट्रुथ के ऊपर था, जस्टिस के ऊपर था। वो बोले कि नेशनलिज्म को तुम बिना देखे, मतलब अंधविश्वास मत करो।
हाँ, हम एक नेशन से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे अंदर एक यूनिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए। अपने देशभक्ति के लिए पूरा एक वो होना चाहिए, एक फीलिंग होना चाहिए अपने नेशन के प्रति, लेकिन एक जस्टिस के ऊपर, ट्रुथ के बेस पे, ना कि तुम अंधा विश्वास कर लो। तो उन्होंने अपनी नोबल गोरा घर बायरे के अंदर लिखा है और 4 अध्याय के अंदर बोला है कि अगर यहाँ पर आपके यहाँ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है। टैगोर का कॉस्मोपॉलिटन, अब ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है? तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म कुछ नहीं होता, एक ऐसा मतलब जहां पे तुम पूरे वर्ल्ड को एक मानते हो। ठीक है, मतलब मेरी कंट्री के लोग ही मेरे नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोग मेरे लिए इक्वल है। ठीक है। तो टैगोर का कॉस्मोपॉलिटन, टैगोर का व्यू नेशनलिज्म लीड करते हैं उनको किसकी तरफ? कॉस्मोपॉलिटिज्म की तरफ, जहां पे वो बिलीव करते हैं सभी लोग, वो किसी भी नेशनलिटी के हो, वो किसी भी नेशन के हो, उस सभी के सभी डिजर्व करते हैं इक्वल रिस्पेक्ट। इंसान के मुताबिक हमको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, हर कोई, वो किसी भी देश का हो, वो कहीं से भी हो। तो टैगोर का जो वर्जन है किसको कॉस्मोपॉलिटन को लेकर, वो काफी यूनिक है और डिफरेंट है किससे? ट्रेडिशनल आइडिया से। वैल्यू ऑफ टैगोर कॉस्मोपॉलिटिनिज्म, तो जो टैगोर का कॉस्मोपॉलिटिज्म है वो बेस्ड है किसके? कॉपरेशन के, कि हमको आपस में कॉपरेट करना चाहिए, आपस में रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म होना चाहिए। और बिलीव करते कि सिटीजनशिप आपकी बेस्ड होनी चाहिए किसमें? ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, ना कि एक नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर। उनकी नोबल गोरा के अंदर वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने इस आइडिया को, जहां पे वो टू पैट्रियटिज्म को बोलते हैं कि देखो, एक सच्ची देशभक्ति वो होती है जहां पे तुम सभी लोगों की केयर करते हो। अक्सर जो लोगों को दबाया जाता है उनकी केयर करते हो, वो मैटर नहीं करता किसी भी बैकग्राउंड से। वो असली देशभक्ति है, ना कि नेशनलिज्म एक अच्छी देशभक्ति है या फिर वो प्योर देशभक्ति है। टैगोर क्रिटिसाइज करते हैं नेशनलिज्म को, और एंड हिज फेथ ऑफ ह्यूमैनिटी, इनका फेथ क्या है ह्यूमैनिटी को लेकर। तो टैगोर रिस्पेक्ट करते हैं यूरोपियन ह्यूमैनिटिस्ट ट्रेडिशन को, लेकिन वो क्रिटिसाइज भी करते हैं जब वो बदल गया किसके अंदर? इंपैरियलिज्म के अंदर। वो बिलीव करते थे कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंडिया को यूनाइट नहीं कर पा रहा है। इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप है, हम कैसे वो सपोर्ट करते थे? वहां पे पाकिस्तान अलग होने की डिमांड कर रहा था उस टाइम पे। वो बोल रहे कि जहां पे रिलीजियस डिवीजन ग्रो हो रही है, जहां पे कास्ट सिस्टम बढ़ रहा है, यहाँ पे हम एक साथ लोगों को नहीं ले पा रहे, तो मैं इस नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करूंगा। ये आइडिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटिज्म, इनका जो आइडिया है कॉस्मोपॉलिटिज्म, वो एक्सटेंड करता है किसको? ह्यूमैनिटिस्ट वैल्यू को। वो नेशन से बाहर सोचते हैं, वो एक ह्यूमन की बात करते हैं, वो यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म को, मतलब किसी भी यूनिवर्स में, वो कहीं भी हो यूनिवर्स में, अगर वो ह्यूमन है तो वो मेरे लिए इक्वल है, वो सेम राइट डिजर्व करता है जैसे मैं करता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू इनकी थिंकिंग को देखकर इनको क्या बोलते हैं? द ग्रेट ह्यूमनिस्ट इन इंडिया। ठीक है। तो ग्रेट इंसानियत हमको इनके अंदर दिखती है। ब्रिजिंग द ईस्ट एंड वेस्ट, ये टैगोर चाहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट के आइडिया के अंदर हार्मनी रखनी चाहिए। अब ये ईस्ट और वेस्ट क्या है? देखो, अगर आप पूरे मैप को देखोगे तो ये वैसे तो बनेगा नहीं, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं यार मैं क्या ही बना रही हूँ, बट ठीक है यार। ऐसा कुछ करके आपका वर्ल्ड मैप बन जाएगा, या ठीक है, अब जो भी बन गया ठीक है। तो ये वर्ल्ड का मैप है ना, तो इसको ये बोलते हैं ईस्ट, जहाँ पे जापान हो गया, साउथ एशिया हो गया, और वेस्ट हो गए हमारे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री। बोलते हैं इसके बीच में हार्मनी होना चाहिए। वो ट्रैवल करे अलग अलग कंट्री, ईस्ट और वेस्ट, मतलब ईस्टर्न ये वाली कंट्री और वेस्टर्न ये वाली कंट्री। ठीक है। तो इनके बीच में हमको क्या करना चाहिए? इनके आइडिया के बीच में हार्मनी होना चाहिए। ये अलग अलग कंट्री क्या करे? विजिट करे, और इन्होंने शेयर किया इंडिया के मैसेज, और अलग अलग कल्चर को पढ़ा, लर्न करा वहां पे। ये टैगोर काफी ज्यादा अपने देश से प्रेम करते हैं। ठीक है। इन्होंने काफी देशभक्ति के सॉन्ग भी लिखे हैं। जनगण मन इन्होंने ही लिखा है। ह्यूमैनिटी को ये ज्यादा मानते हैं किससे? नेशनलिज्म से। कंसाइन को ये ज्यादा मानते हैं नेशनलिज्म से, कि अपने अंदर की सुनो, आपकी आत्मा क्या कह रही है। देशभक्ति को एक इमोशन बोलता है कि जहां पे आप अपनी कंट्री से बहुत प्रेम करते हो। नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहां पे कभी कभी आप एग्रेसिव हो जाते हो, जो कि हार्मफुल होता है आपके लिए और आपके देश के लिए। आशीष नंदे, जो कि टैगोर को बोलते हैं कि वो एक देशभक्त थे, वो नेशनलिस्ट नहीं थे, वो चाहते थे पीस, वो चाहते थे इंक्लूसिव पैट्रनिज्म। उनके अंदर देशभक्ति अंदर से थी, वो
कोई एग्रेसिव नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जो यूरोप के अंदर हमको दिख रहा था, वो ऐसे नहीं थे। टैगोर एक यूनिवर्सल थिंकर है। मार्टा सी नुसुवुन, जो कि क्या कहते हैं, वो काफी मतलब तारीफ करते हैं इनकी जो नोबल थी टैगोर जी की, द होम एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे दिखाते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं, सो हाउ द नेशनलिज्म कैन टर्न द ब्लाइंड लॉयल्टी एंड हार्म ह्यूमैनिटी। अच्छा, वो बोलते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं लॉयल्टी की तरफ, और ये चीज क्या करती है, हमारी ह्यूमैनिटी को हार्म करती है। तो टैगोर बोलते हैं, टैगोर को वो देखते हैं चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड सिटीजन एंड कॉस्मोपॉलिटन एथेन की तरह। अमर्त्य सेन भी एग्री करते हैं टैगोर के आइडिया से, एनकरेज करते हैं कि लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, हमको एक कंट्री से बाहर निकल के सोचना चाहिए, हमको पूरा ह्यूमैनिटी, ग्लोबल ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ठीक है, सभी हमारे मित्र है, वो भारत देश में हो या फिर दूसरे देश में हो, है तो इंसान ही, है ना, है तो इंसान ही। तो इसलिए एक यूनिवर्स की तरफ तुम देखो, यूनिवर्सल तुम्हारे आइडिया होने चाहिए। हमारी ह्यूमैनिटी सिर्फ भारतीयों के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी इंसान है, वो किसी भी देश का है, वो कोई भी सिटीजन हो, किसी भी देश का हो, उनके लिए प्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा टैगोर जी का कहना, और यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।